हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बाबू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर को हम लोग समझने के लिए, यानी कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन को क्या डिफरेंस समझने के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि क्रोमेटिन क्या है। देखो, इन दोनों शब्दों के अंदर, दोनों वर्ड्स के अंदर हमें क्रोमेटिन वर्ड कॉमन मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्रोमेटिन क्या है, देन आसानी होगा हमें समझने में कि यूक्रोमेटिन क्या है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रोमेटिन क्या है। मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम इंटरफेज के इंटरफेज के इंटरफेज किसके अंदर आता है भाई? सेल साइकिल के अंदर। आपको पता है कि इंटरफेज होता है, देन एम फेज होता है। तो इंटरफेज में जब हम सेल के, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं, क्या करते हैं बाबू, या एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैं बोल रहा हूं कि जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं, किस फेज में? इंटरफेज में। तो हमें न्यूक्लियस के अंदर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इस तरह का। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूं बाबू? क्रोमैटिन बोल रहा हूं। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्रोमैटिन बोल रहा हूं। अब सबसे पहले इस पे आए या इस पे आए, यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन पे आए, दोनों वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं या जानना चाहेंगे कि क्रोमैटिन जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे रहा है, ये केमिकली किसका बना हुआ है? तो ये केमिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। और प्रोटीन में भी कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोजोम मॉडल। हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह के होते हैं बाबू, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। तो इसके पहले वाले पोर्शन में आपने न्यूक्लियोजोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं न्यूक्लियोजोम के स्ट्रक्चर के बारे में अब फिलहाल नहीं बताने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किसमें? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। हमने ये बोला कि क्रोमेटिन आपको देखने को कहां मिलेगा? क्रोमेटिन देखने को मिलेगा आपको इंटरफेज में, न्यूक्लियस के अंदर। जब हम कलर्ड करके, सेल को कलर्ड करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो मुझे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर नजर आते हैं। उनको मैं बोल रहा हूं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन किसका बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन कौन सा होगा? तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होगा। हमें पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 तरह के होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। जो H2A, H2B और H3 एंड H4 है, वो न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर बनाते हैं। और जो H1 है, ये क्या करता है बाबू? ये ऑक्टामर के ऊपर जो रैप्ड डीएनए है, उसको फिसलने से ऑक्टामर से रोकता है। या मैं बोलूं, H1 क्या करता है? ऑक्टामर को डीएनए के साथ अटैच रखने में मदद करता है, या उसको बांधे रखता है। किसको? डीएनए को, रैप्ड डीएनए को। ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन के बने होता है, आपको पता है। H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्टामर के अंदर। तो ये जो H1 प्रोटीन है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है, एक्चुअली उसको जो डीएनए जो रैप्ड अराउंड है, किसके? प्रोटीन ऑक्टामर के चारों तरफ, उसको बांधने में क्या करता है? मदद करता है। किसकी मैं बात कर रहा था? H1 हिस्टोन प्रोटीन की। मैं वहां बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा उस पर बात कर लेना चाहिए। तो न्यूक्लियोसोम, आपको पहले से पता है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो न्यूक्लियोसोम भी किसका बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन कौन सा है भाई? तो हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन कौन सा आएगा? H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। ये चार, ऊपर वाले चार क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर बनाते हैं। और ये क्या करता है? डीएनए को, ये क्या करता है? H1 क्या करता है बाबू?
डीएनए को ऑक्टामर से बांधे रखने में मदद करता है, उसको स्लीप करने से बचाता है, उससे ऑक्टामर अलग ना हो जाए उसके लिए बांधने का काम करता है कौन सा हमारा प्रोटीन, H1 प्रोटीन। वो ऑक्टामर में नहीं पाया जाता। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि क्रोमेटिन आपको कहां देखने को मिलेगा, सेल का जब आप स्टडी करोगे किस कंडीशन में, इंटरफेज में, तो आप न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्रोमेटिन बोल रहा हूं। उसी क्रोमेटिन को मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, ध्यान सुनना मेरी बात, उसी क्रोमेटिन को मैं क्या बोल रहा हूं कि ये केमिकली दो चीज से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन कौन कौन से हैं, ये हमारे प्रोटीन है H2A, H2B, H3 एंड H4, और H1 भी है जो डीएनए को ऑक्टामर से स्लीप होने से रोकता है, यानी उसको बांधे रखता है। ऑक्टामर को डीएनए से बांधे रखने का काम कौन करता है, H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन यानी H1 हिस्टोन प्रोटीन। After understanding the chemical composition of the chromatin, now we will try to understand what is the actual difference between the euchromatin and the heterochromatin. इतनी बातें समझने के बाद, केमिकल कंपोजिशन समझने के बाद और क्रोमेटिन मेरे को दिखेगा कहां उसको समझने के बाद, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। ध्यान सुनना मेरी बात, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर क्या है, समझिएगा हमारी बात। जब हम कलर्ड करते हैं, मैंने अभी बताया कि किसी भी सेल को यदि स्टडी करना होगा या न्यूक्लियस का स्टडी करना होगा तो मुझे स्टेनिंग करना पड़ेगा ताकि हमारे लिए विजिबल हो जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू यदि हम देखें तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि यूक्रोमेटिन जो है और हेटेरोक्रोमेटिन में जो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ये लाइटली स्टेंड होता है। कौन, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेंड होता है, ये डार्कली स्टेंड होता है। हाँ देखो ना, देखो क्रोमेटिन का टाइप है हमारा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। हम ये बोल रहे हैं जो कि दोनों वर्ड के अंदर मुझे क्रोमेटिन मिल रहा है, और इसमें क्रोमेटिन मिल रहा है किसमें, यूक्रोमेटिन में, और हेटेरोक्रोमेटिन दोनों में क्रोमेटिन वर्ड कॉमन है। तो मैंने क्रोमेटिन पहले आपको समझाया, और मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्डेंसेशन के बेस पे, कॉन्डेंसेशन की कौन कितना ज्यादा कॉन्डेंस्ड है। क्रोमेटिन के दो टाइप हो सकते हैं बाबू, कॉन्डेंसेशन के बेस पे क्रोमेटिन के दो टाइप हो सकते हैं, या दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। क्रोमेटिन दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, एक लेस डेंस कंडीशन में अरेंज होगा, एक टाइटली पैक्ड कंडीशन में अरेंज होगा। मैं ये बोल रहा हूं, यानी ये जो पोर्शन मैं जो दिखा रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, यदि आप ध्यान से देखो तो आप न्यूक्लियोसोम देख रहे हो, और ये मेरे को पता है लिंकर डीएनए है, ये लिंकर डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है वो लिंकर डीएनए है, दिस इज द लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम में आपने पढ़ा होगा लिंकर डीएनए है ये। तो आप इस दोनों पिक्चर में आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि ये जो यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन है और हेटेरोक्रोमेटिन वाला पोर्शन है, इसमें जरा देखो ध्यान से, तो यूक्रोमेटिन क्या है भाई, बीड ऑन स्ट्रिंग वाला कंडीशन है, यानी कि धागे के ऊपर जो मोती लगी होती है ना उस तरह का कंडीशन है यूक्रोमेटिन, यानी कि टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड का मतलब कॉन्डेंसेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, यानी इस कंडीशन में ये डीएनए है जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया, ग्रीन कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया वो ऑक्टामर है। तो यहां पे मैं जब देख रहा हूं यूक्रोमेटिन में ये क्या है भाई, लूजली पैक्ड है, या मैं कहूं कि कम कॉन्डेंस्ड है एज कंपेयर टू दिस वन। इस लेवल में यदि मैं जाता हूं हेटेरोक्रोमेटिन में तो मैं बोलूंगा क्या, देखो यहां पे भी न्यूक्लियोसोम्स हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया है, कॉन्डेंस्ड कर लिया है, कॉन्डेंस्ड कर लिया है। तो मैं बोल क्या रहा हूं कि क्रोमेटिन का ये दो टाइप है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन एक्चुअली दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है इसको, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्डेंसेशन, कौन कितना ज्यादा कॉन्डेंस्ड हो चुका है, कॉन्डेंस ज्यादा कौन हो चुका है। जो कम कॉन्डेंस्ड है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, यूक्रोमेटिन जो ज्यादा कॉन्डेंस्ड हो गया है उसको मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, उसको क्या बोल रहा हूं, हेटेरोक्रोमेटिन। यही जो स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है, आगे जाके जब सेल डिवीजन होता है तो और फर्दर कॉन्डेंस्ड होके विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रोटीन जिसको मैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलूंगा, ये जाके क्रोमोसोम बनाता है। सेल डिवीजन समझ आपको जो कहां मिलेगा, ये एम फेज में देखने को मिलेगा, ये क्रोमोसोम। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन के टाइप है, और ये टाइप किस लिए मैंने बोला बाबू, कॉन्डेंसेशन के बेसिस पे। कोई कॉन्डेंस ज्यादा है तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, हेटेरोक्रोमेटिन। कोई कम कॉन्डेंस्ड है तो मैं क्या बोल रहा हूं, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में देख क्या रहा हो आप, न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहे हैं सिंपली, और यहां पे देखो आप हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम एकदम आपस में क्या हो गए, नजदीक आ चुके हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो चुके हैं।
यहाँ पे सेपरेटेड है अभी। तो इस तरह का जो क्रोमेटिन का हिस्सा होगा, इस तरह का जो क्रोमेटिन का हिस्सा होगा यहां से यहां तक, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, यूक्रोमेटिन। और इस तरह का जो क्रोमेटिन वाला पोर्शन होगा जहां पर न्यूक्लियोसोम एकदम आपस में आके चिपक गए, उनके बीच में कोई डिस्टेंस बचा नहीं, एकदम नजदीक लगे हुए हैं, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं, हेटेरोक्रोमेटिन। तो यदि हम कलर करेंगे तो क्रोमेटिन के अंदर, यदि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे उस समय की बात कर रहा हूं, यदि हम स्टडी करेंगे इंटरफेज के अंदर इसकी, न्यूक्लियस की, तो मुझे क्रोमेटिन में भी दो डिफरेंस नजर आएंगे। जो क्रोमेटिन है जो है उसमें दो डिफरेंस नजर आए, एक लाइटली स्टैंड लेगा, एक लाइट कलर लेगा और कलर करने पे, और एक डार्क कलर लेगा। तो आपको इस स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि ये क्यों डार्क कलर लेगा, ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो चुके हैं न्यूक्लियोसोम, इसलिए ये डार्कली स्टैंड होगा। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम अभी सेपरेटेड है, जैसे माले के ऊपर जो बीड्स होते हैं ना उस तरह से अरेंज है अभी भी। कंडेंसेशन इसका नहीं हुआ है, इसका कंडेंसेशन हो गया है, फर्दर कंडेंसेशन हो गया है, इस स्टेज से थोड़ा एडवांस स्टेज में चला गया है। तो यदि मैं इसको स्टेन करूंगा तो मेरे को ये कम स्टेन लेगा, यानी कम लाइट लेगा, या मैं बोल कम कलर लेगा, जिसके चलते वो लाइट दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये चूंकि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो कर रहा है, न्यूक्लियोसोम आपस में एकदम मिल चुके हैं, नजदीक आ चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये डार्कली स्टेन्ड होगा। डार्कली का मतलब गाढ़ा रंग दिखाई देगा, वो गाढ़ा दिखाई देगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बाबू कि ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये सपोज मान लो न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन तो मैंने बताया कि स्कैटर्ड होते हैं भाई। अब क्रोमेटिन में मैं स्पेशली बता रहा हूं, कौन सा क्रोमेटिन में कौन सा बता रहा हूं, यूक्रोमेटिन कहां होगा और हेटेरोक्रोमेटिन कहां होगा, कहां न्यूक्लियस के अंदर, कहां, कब, इंटरफेज में। तो ऐसे समझो आप कि ये मान लो ये वाला हिस्सा जो न्यूक्लियस का पेरीफेरी वाला जो हिस्सा है, जनरली यहां पे हेटेरोक्रोमेटिन पाए जाते हैं, यहां पे जो ग्रीन से मैं डॉट ये कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं बाबू। और न्यूक्लियोलस के चारों तरफ भी हेटेरोक्रोमेटिन पाए जाते हैं, ऐसे डार्कली स्टैंड। और जो यूक्रोमेटिन है आपको यहां कुछ दिखाई देंगे, इस तरह का दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे। तो जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है वो एक्चुअली में कहां है, वो कहां है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है हेटेरोक्रोमेटिन लोकेशन। और जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के नजदीक है, और साथ साथ न्यूक्लियोलस वाले रीजन में भी पाया जाता है क्या, हेटेरोक्रोमेटिन। इसके अलावा जिसको मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है वो पोर्शन हमारा क्या है, यूक्रोमेटिन का है। तो ये हमारा यूक्रोमेटिन हो गया, और जो ग्रीन कलर से मैंने बताया वो क्या हो गया, हेटेरोक्रोमेटिन। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई यूक्रोमेटिन में और हेटेरोक्रोमेटिन में केवल अंतर इसलिए है, ये ज्यादा कॉन्डेंस्ड है, ये कम कॉन्डेंस्ड है। इसलिए कलर करने पर स्टडी के दौरान हेट्रोक्रोमेटिन चूंकि ज्यादा कॉन्डेंस्ड है इसलिए डार्कली स्टेन्ड होता है, और यूक्रोमेटिन चूंकि कम कॉन्डेंस्ड है इसलिए लाइटली स्टेन्ड होता है, लाइट कलर लेता है, ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा। या मैं बोलूं कि इसकी तुलना में ये कम डार्कर दिखाई देगा। दूसरी बात हम क्या करते हैं, मेरे को लग रहा है ये समझ में आ गया होगा कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के ही दो पार्ट होते हैं, क्रोमेटिन के ही दो टाइप होते हैं। सपोज डीएनए का वो हिस्सा जो ज्यादा कॉन्डेंस्ड हो गया है, हिस्टोन जिसके एकदम यानी न्यूक्लियोसोम एकदम आपस में नजदीक आ चुके हैं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, हेटेरोक्रोमेटिन। और जिसमें अभी न्यूक्लियोसोम आपस में एकदम नजदीक नहीं आए हुए, कॉन्डेंस पूरी तरह से नहीं हुए हैं, कम कॉन्डेंस्ड है, उसको मैं बोल रहा हूं यूक्रोमेटिन। हालांकि फुल कंडेंसेशन होने पर, क्रोमेटिन का फुल कंडेंसेशन होने पर यह स्ट्रक्चर बनता है जिसको मैं बोल रहा हूं क्रोमोसोम। और ये फुल कंडेंसेशन कब दिखाई देगा, मेटाफेज के दौरान, यानी कि एम फेज में दिखाई देगा, मेटाफेज के दौरान। तो इंटरफेज में ये स्ट्रक्चर आपको कभी दिखने को नहीं मिलेगा, दिस इज द क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर इंटरफेज में कभी दिखने को नहीं मिलेगा, वहां पे क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। और मैंने बोला कि ये क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसेशन, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन के जो न्यूक्लियोजोम है एकदम आपस में मिल चुके हैं, आपस में सटे हुए हैं बाबू। और इसमें क्या है, अभी भी न्यूक्लियोजोम्स एक दूसरे से अलग है, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो यदि मैं कलर करूंगा तो ये मेरे को कम कलर लेगा, ये ज्यादा डार्क कलर ले लेगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज हो चुके हैं न्यूक्लियोजोम्स। तो ये बातें मेरे को लग रहा है समझ में आ रही है। दूसरी बात, चूंकि ये पोर्शन मैं बात कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं कि ये जो हमारा दूसरा पॉइंट जो दे रखा है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। देखो तो मेरी बात समझ लो, सपोज मान के चलो कि ये वाला जो पोर्शन है, मुझे
इस पोर्शन का क्या करना है, इस पोर्शन पे सपोज मान के चलो यहां से लेकर यहां तक जीन है, यहां से लेकर यहां तक जीन है, और इस जीन का मेरे को ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जब तक ये ऑक्टामर रहेगा ये डीएनए खुलेगा नहीं, जब तक ये ऑक्टामर रहेगा ये डीएनए खुलेगा नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझो मेरी बात। ये मैं सपोज मान के चलो कि मैंने ये बताया कि यहां से लेकर यहां ऐसे करके ये हमारा एक जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस हिस्टोन को हटाऊंगा, यानी ये हिस्टोन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हिस्टोन को हटाया जाएगा। देन ये हमारा जो डीएनए है हिस्टोन के हटने के बाद ये स्ट्रेट कंडीशन में चला आएगा ऐसे, और ये मेरा जो है जीन जिसको मुझे एक्सप्रेस कराना है, ये अपना ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू यहां पे अब इस डीएनए के द्वारा एमआरएनए बना सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि न्यूक्लियोसोम वाला जो मॉडल है, न्यूक्लियोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है, उसमें से केवल मुझे क्या हटाना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, और इस जीन को मैं आसानी से फ्री कर लूंगा। यानी उस डीएनए के इस हिस्से को आसानी से मैं फ्री कर सकता हूं केवल ऑक्टामर को हटाने के बाद। उस पोर्शन को ट्रांसक्राइब किया जा सकता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, कब, हिस्टोन को हटा लेने के बाद। मैंने बताया अभी रैप्ड कंडीशन में था, हमने मैंने बोल दिया ओपन हो गया है, ये तो इजीली ट्रांसक्राइब हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में, हेटेरोक्रोमैटिन वाले कंडीशन में, ये जो ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक कलर वाला जिसको मैं डीएनए बोल रहा हूं बाबू, ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने बोला डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, इसमें मैंने बोला है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, ये इतना ज्यादा कॉन्डेंस्ड हो चुके हैं कि इनका फिर से इस कंडीशन में आना, इस कंडीशन में आना, इस कंडीशन में आना लगभग इंपॉसिबल है। तो ये मैं बोल रहा हूं, यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि यहां पे इस वाले हिस्से में, हेटेरोक्रोमैटिन वाले हिस्से में ऐसे डीएनए पाए जाते हैं जहां पे जनरली जीन नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका जनरली क्या होता है, कॉन्डेंसेशन हो चुका है। तो कोई जब जीन नहीं है तो इसका कॉन्डेंसेशन हो चुका है। मेरे पास ये वाला पोर्शन खुला इसलिए है इंटरफेज में कि यहां पे जीन्स पाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स पाए जाएंगे, और मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, हिस्टोन को हटाना पड़ेगा। तो इसमें इससे हिस्टोन को हटाना आसान है, इससे हिस्टोन को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, ज्यादा कॉन्डेंस है इसकी तुलना में ये वाला पोर्शन। तो ये ज्यादा कॉन्डेंस्ड है, तो होगा क्या, इससे इस कॉन्डेंस्ड होने के चलते आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए को पढ़ नहीं पाएगा। जिस जीन का, ये तो मैंने बोला ये जनरली रिपीटेटिव डीएनए का बना होता है, रेपिटेटिव डीएनए का होता है, जहां पे जीन पाए नहीं जाते। जहां पाया जाएगा मैं उसका एग्जांपल मैं दूंगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा अब जस्ट कुछ देर के बाद। मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है जहां पे ज्यादा जो कॉन्डेंसेशन हो गया वहां पे ज्यादातर रेपिटेटिव डीएनए होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पे इस जगह, ये पूरे जगह में ट्रांसक्रिप्शन होगा। पहले इस जीन का हो सकता है, सपोज मान लो यहाँ पे कोई जीन होगा, तो ये फिर क्या होगा, ये खुलेगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तब तक से ये क्या हो जाएगा, फिर ऑक्टामर कंडीशन में आ जाएगा। फिर इसको यदि यहाँ कोई जीन है तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए फिर इसको ऑक्टामर को हटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑक्टामर को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर रिपीटेटिव डीएनए होता है, जनरली जीन्स नहीं होते हैं। तो ये पहले से क्या होता है भाई, कॉन्डेंस फॉर्म में आ जाता है। क्यों, क्योंकि जीन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन इस पार्ट का, इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लाइटली स्टैंड है, ये हमारा डार्कली स्टैंड है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, मुझे पता है जब भी सेल डिवीजन होता है तो जीवन के बाद, इंटरफेज में जीवन के बाद एस फेज आता है, और एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, आपको पता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि चूंकि ये डेंसली पैक्ड नहीं है और ये डेंसली पैक्ड है, तो मुझे ये क्लियर जानकारी है कि जो डेंसली पैक्ड होगा उसको खोलने में बड़ा दिक्कत होगा, देरी होगी, उसको खोलने में देरी होगी। और बहुत ज्यादा जो डेंसली पैक्ड नहीं है उसको केवल हिस्टोन प्रोटीन को हटाना है केवल। तो इसका डुप्लीकेशन, इस हिस्से का डुप्लीकेशन, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एस फेज में, इस पूरे डीएनए का डुप्लीकेशन जो मैं कराना होगा, सपोज मान लो इस पूरे डीएनए का, ये सपोज मान लो किसी क्रोमोसोम का पूरा डीएनए है, तो मुझे यदि
इस हिस्से का डुप्लीकेशन कराना होगा तो ये आसानी से डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे केवल ऑक्टामर को हटाना, लेकिन चूंकि ये डेंसली पैक्ड हो गए तो उस पैकिंग को पहले हटाना पड़ेगा, फिर इस कंडीशन में लाना पड़ेगा, और देन मैं क्या करूंगा, तब इसके डीएनए का क्या कर सकता हूं, डुप्लीकेशन कर सकता हूं। तो यहां पे जब भी डुप्लीकेशन होगा किसका, अर्लियर स्टेज में होगा, किसके, एस फेज के अर्लियर स्टेज में होगा, एस फेज के अर्लियर स्टेज में होगा किसका, यूक्रोमेटिन का डुप्लीकेशन, और हेट्रोक्रोमेटिन का डुप्लीकेशन होगा लेकिन बाद में, क्योंकि ये वाला कंडीशन पहले ये आएगा, ये इस तरह का बनेगा, देन इसका डुप्लीकेशन, फिर हिस्टोन भी हटेगा, देन डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन एक्चुअल में बाबू, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन एक्चुअली में क्रोमेटिन के टाइप है। जो कम कॉन्डेंस्ड है मैं उसको यूक्रोमेटिन बोल रहा हूं, जो ज्यादा कॉन्डेंस्ड उसको मैं हेट्रोक्रोमेटिन बोल रहा हूं। ये लाइटली स्टेन होगा, ये कलर करने पे डार्क स्टेन लेगा। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वाला पोर्शन है, यहाँ पर जीन पाए जाते हैं, इंपोर्टेंट जीन्स पाए जाते हैं, जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है बाबू इंटरफेज में, इसलिए ये कंडीशन होता है। इन यहाँ पे जनरली रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं, जीन नहीं पाए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे जनरली जीन नहीं पाया जाता, रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है। इसलिए चूंकि इनका ट्रांसक्रिप्शन करना नहीं है, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, इसलिए इस कंडीशन में ये पहले ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, इस कंडीशन को एक्वायर कर लेते हैं। अब जब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव और इनएक्टिव होने के बाद मैं बात करूंगा डुप्लीकेशन, जब भी इस फेज में डुप्लीकेशन होगा तो सबसे चूंकि कम कॉन्डेंस्ड ये पोर्शन है तो डुप्लीकेशन इसका आसानी से हो जाएगा। ये ज्यादा कॉन्डेंस्ड है तो पहले इसके कंडेंसेशन को कम करना पड़ेगा, इस कंडीशन में लाना पड़ेगा, फिर हिस्टोन प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, तब डीएनए का डीएनए जब फ्री होगा तब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ रही है या समझ में आ चुकी है। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं बाबू कि ये जो क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन वाला हिस्सा और हेटेरोक्रोमेटिन वाला हिस्सा यदि क्रोमोसोम बन जाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, यहां पे जो क्रोमेटिन है, ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूं, जिसके दो टाइप है। जो क्रोमेटिन है कंडेंसेशन के आधार पर जिसके दो टाइप है, मैंने उसको अलग से बताया। ये क्रोमेटिन जो कि किसका बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। कुछ अदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा फर्दर कॉन्डेंस्ड होके मैं क्या बता रहा हूं बाबू, ये जो क्रोमेटिन हो, चाहे यू क्रोमेटिन हो चाहे हेट्रोक्रोमेटिन हो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के मदद से, जिसको स्कैफोल्ड प्रोटीन भी बोलते हैं, मैं जब कॉन्डेंसेशन बताऊंगा तब ये क्लियर हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूं, जो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन बताऊंगा डीएनए का तब ये क्लियर हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूं कि ये क्रोमेटिन जो है, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यहां पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी ऐड होते हैं इसके साथ, और यही क्रोमेटिन आगे जाके कौन सा, ये क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है बाबू, क्रोमोसोम बनाता है। तो यहां नहीं समझना, यहां पे ये समझना है कि क्रोमोसोम इज द हाईली कॉन्डेंस्ड क्रोमेटिन, हाईली कॉन्डेंस्ड क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम हमारा क्या हो गया, हाईली कॉन्डेंस्ड क्रोमेटिन हो गया। यहां पे एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन आता है जो कॉन्डेंसेशन में मदद करता है, जिसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल रहे हैं, जो स्कैफोल्ड की तरह काम करता है। तो स्कैफोल्ड क्लियर हो जाएगा। मैंने यही बोला आपको कि ये क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा विथ द हेल्प ऑफ अदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेट्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, अब ये आप समझते हैं कि ये हमारा टिपिकल क्रोमोसोम है जो एम फेज में आपको दिखाई देगा। अब मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होगा, ये क्रोमोसोम में किस जगह पे पाया जाएगा। यानी यू क्रोमेटिन वाला हिस्सा, जब मैंने अभी बताया क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, ये मेरे को पता है। इसको क्या बोलेंगे, को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स, दूसरे को भी क्रोमैटिड्स बोलेंगे। इस पोर्शन को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, और इस दोनों को मिला क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं बाबू कि जो यू क्रोमेटिन वाला हिस्सा जो है और हेट्रोक्रोमेटिन वाला हिस्सा जो है क्रोमोसोम के अंदर कहां मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान देना कि ये वाला जो हिस्सा है हेट्रोक्रोमेटिन वाला हिस्सा, हेट्रोक्रोमेटिन वाला ये वाला हिस्सा टीलोमियर के पास मिलेंगे और सेंट्रोमियर के पास मिलेंगे। समझदारी बात है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला हिस्सा है ये कहां मिलेगा, टीलोमियर के पास मिलेगा, और साथ
सेंट्रोमियर वाले रीजन में, यानी कि जिसको मैंने कलर नहीं कर रहा है किया है, सॉरी, जिसको मैंने कलर नहीं किया है, यहाँ पे वो एक्चुअल में यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है। यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है कहा? क्रोमोसोम के अंदर। यानी क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने के बाद ये स्ट्रक्चर बना। अब देखो हो क्या रहा है, ये हेट्रोक्रोमेटिन वाला हिस्सा यहाँ पे है टीलोमियर वाले पोजीशन पे और सेंट्रोमियर वाले पोजीशन पे, और यहाँ पे जो मैंने व्हाइट जो छोड़ रखा, किसी कलर से डार्क नहीं किया, किसी कलर से मैंने इसको स्टेन नहीं किया है, रंगा नहीं है, दिखाया नहीं, प्रेजेंट नहीं किया है, वो एक्चुअली में क्या है, यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा है। क्लियर है? मेरे को लग रहा है इतनी बातें क्लियर है आपको। मैंने आपको बोला कि क्रोमेटिन ही जब सेल डिवीजन होना चालू होगा तो मेरे को पता है एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा और एम फेज में क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कहां होंगे क्रोमोसोम में? तो मैंने बताया कि यहां पे पाए जाएंगे। ये केवल मेरे को एम फेज में देखने को मिलेगा। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। अदरवाइज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेरे को कहां देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल डिवीजन के समय देखने को मिलेगा। अब यहां पे समझते हैं, इन बातों को समझने के बाद, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर समझने के बाद मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसेशन द यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन आर द टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं भाई कि हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप क्या होते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात। हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप क्या होता है? तो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि हेट्रोक्रोमेटिन भी दो टाइप के होते हैं। क्या मैंने बोला? हेटेरोक्रोमेटिन। मैं बोल रहा हूं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन पे बात कर रहा हूं, यानी कि इस पे बात कर रहा हूं, इस वाले पे बात कर रहा हूं। हेटेरोक्रोमेटिन दो तरह के होते हैं भाई, ध्यान सुनना। फैकल्टेटिव या कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ? पहले कॉन्स्टिट्यूटिव पे बात करते हैं। तो ध्यान सुनना मेरी बात। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो ये हेट्रोक्रोमेटिन है वहां पे जनरली रिपीटेड डीएनए पाए जाते हैं, वहां पे जीन्स नहीं होते। तो मैं ये बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ये होता है ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन जिसका ट्रांसक्रिप्शन कभी भी नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं बाबू? यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसका कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं, जैसे टीएजी ऐसे करके पाए जाते हैं। कोई जीन नहीं पाया जाता उस तरह के हेट्रोक्रोमेटिन को। जहां पर कोई जीन नहीं पाया जा रहा उसको मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि हेट्रोक्रोमेटिन में मैं बात कर रहा हूं फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ? फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ? पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने बोला हेट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप है, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूटिव में मैंने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मैंने बोला बाबू इसका ट्रांसक्रिप्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे T4 ट्रांसक्रिप्शन क्रॉस मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रिपीटेटिव डीएनए पाए जा रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जीन है तो नहीं। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें एग्जांपल में क्या दे सकता हूं? इसका एग्जांपल दे सकता हूं, यही वाला हमारा कहां पाया जाएगा? ये टीलोमियर के पास पाया जाएगा, इस तरह का। इसके अलावा हेट्रोक्रोमेटिन कहां मिलेगा? सेंट्रोमियर। अभी मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर के पास देखने को मिलेगा। तो पहला मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के पास केवल रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, उनका कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। डुप्लीकेशन होगा डुप्लीकेशन के समय, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं होता, क्योंकि वहां पे जीन नहीं होते हैं। तो उस तरह के हेट्रोक्रोमेटिन को मैं कॉन्स्टिट्यूटिव बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रिपीटेटिव डीएनए पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल हो गया टीलोमियर और सेंट्रोमियर वाला हिस्सा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप के हेट्रोक्रोमेटिन है। अब दूसरा समझिएगा, फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ कि है तो, ध्यान सुनना मेरी बात, है तो यूक्रोमेटिन ही, है तो यूक्रोमेटिन ही, ध्यान सुनना मेरी बात, है तो फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ? है तो यूक्रोमेटिन है, लेकिन ध्यान सुनिएगा मेरी बात, है तो यूक्रोमेटिन है, लेकिन इसको कॉन्डेंस करके हेट्रोक्रोमेटिन बना दिया गया है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझिएगा मेरी बात क्या मैं बोल रहा हूं। यहां पे रिपीटेड डीएनए नहीं है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, दोनों में मैं अंतर बता रहा था। कॉन्स्टिट्यूटिव का कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जीन नहीं पाए जा रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूं, फैकल्टेटिव का मैं मतलब ये बता रहा हूं
कि ये यू क्रोमेटिन था जिसको क्या कर दिया गया है, ये यू क्रोमेटिन था जिसको क्या कर दिया गया है, जिसको क्या कर दिया गया है बाबू, इसमें ला दिया गया, हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी यू क्रोमेटिन का मतलब उसके पास जीन तो था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी कि यहां पे जीन्स होंगे, ट्रांसक्रिप्शन के चांसेस है, जीन है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं समझाना चाहता हूं कैसे। यदि इसका एग्जाम्पल मैं यदि लूंगा, ध्यान सुना मेरी बात, एग्जाम्पल ले लूंगा तो मैं बात करूंगा, इसका एग्जाम्पल है बार बॉडी। बार बॉडी आपने पढ़ा होगा, बार बॉडी हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। अब समझो मेरी बात क्या मैं बताना चाह रहा हूं। बार बॉडी मैंने क्यों बोला कि इट इज ए टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, और हिज टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन इट इज ए टाइप ऑफ फैकल्टेटिव। यानी फैकल्टेटिव का मतलब ये है यू क्रोमेटिड, सॉरी यू क्रोमेटिन है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है हेट्रोक्रोमेटिन, यानी कि यहाँ पे जीन होंगे। सपोज मान के चलो मैं जो बताना चाहता हूं, यहां समझिएगा, मुझे फीमेल के अंदर, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई होता है, ऐसे समझिएगा। मेल के अंदर, ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं, मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई होता है, और फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी जीन्स डबल पाए जाते हैं। यहां पे एक ही जीन दो बार होगा, ऐसा समझो आप, संख्या में दो होंगे। यहां पर एक्स क्रोमोसोम एक है, इसलिए एक ही जीन, एक क्रोमोसोम पर कोई पार्टिकुलर जीन एक ही पाया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे डबल होने से और यहाँ पे सिंगल होने से एक्सप्रेशन में क्या कोई अंतर आता है कि नहीं? या भाई नंबर ऑफ जीन्स यहाँ ज्यादा है, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीन्स क्या है, कम है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो क्या मेरे को फीमेल में एक्स जीन पर जो पाए जाने वाले, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन्स है, उनका एक्सप्रेशन क्या फीमेल में ज्यादा दिखाई देता है एज कंपेयर टू मेल? नहीं, नहीं दिखाई देता है। मैं ये बोल रहा हूं, एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जाते हैं, क्या फीमेल में उनका संख्या दो होने के कारण एज कंपेयर टू मेल उस एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन का एक्सप्रेशन क्या ज्यादा दिखाई देता है फीमेल में? प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है क्या? नहीं। उसमें होता क्या है कि यहां पे जो ये एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, इसको ध्यान सुनना मेरी बात, इस एक्स क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाता है बाबू, ध्यान सुनना, इस एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। कैसे? मिथाइलेशन प्रोसेस के द्वारा। मैं ये बोल रहा हूं हिस्टोन, और ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। होता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का और डीएनए का मिथाइलेशन होता है, वहां मिथाइलेशन होने के बाद डिफरेंट प्रोटीन आके वहां पर बंध जाते हैं, और इसमें से एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है बाबू, इनएक्टिव हो जाता है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम तो होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस केवल एक ही होता है, एक ही के जीन, एक ही क्रोमोसोम का, एक्स क्रोमोसोम का जीन एक्सप्रेस होता है। और मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो उसका एक्सप्रेशन मस्ट है। यहाँ पे दूसरा हमारा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाए, तो मैं बोल क्या रहा हूं, एक्स क्रोमोसोम पे तो जीन होंगे, लेकिन हमने इसका क्या किया है बाबू, इसमें कन्वर्ट कर दिया है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने क्या बोला, फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ, है तो यू क्रोमेटिन, लेकिन हमने क्या किया कि मेरे पास इसकी कॉपी ऑलरेडी है, एक्स को लेकर यदि मैं बात करूंगा, तो इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हेटेरोक्रोमेटिन में। तो मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जाएंगे, उनका एक्सप्रेशन सिमिलर होगा। इस स्ट्रक्चर को जिसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है, कैसे इनएक्टिवेट किया गया है, मिथाइलेशन के द्वारा। कैसे? हिस्टोन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ के, डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ के, उसके बाद क्या होता है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता उतना, उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स आके वहां पर बाइंड हो जाते हैं, और ये हमारा जो क्रोमोसोम, एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। ये चूंकि रॉड की समान दिखाई देता है ये एक्स क्रोमोसोम, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं बाबू, बार बॉडी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, बार बॉडी बोल रहा हूं, बार बॉडी बोल रहा हूं। हम बाद में बात करेंगे इसको लेके, बाद में बात करेंगे कि ये बार बॉडी कैसे मदद करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन में, या सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा यदि कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह, डाउन सिंड्रोम वगैरह, तो उस टॉपिक पर जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर बार बॉडी में एक्स क्रोमोसोम को जब मेंशन किया जाएगा, एबनॉर्मेलिटी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर, तब हम बार बॉडी पे बात करेंगे और दिन में बताऊंगा। तो मैंने आपको क्लियरली बताया
कि भाई हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव में रिपीटेड डीएनए होते हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? टीलोमियर और सेंट्रोमियर वाले हिस्से में। जबकि चूंकि यहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए है, कोई जीन्स नहीं है, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। कहाँ पाए जाएंगे क्रोमोजोम? जब कॉन्डेंसेशन हो जाएगा, क्रोमेटिन की कॉन्डेंसेशन हो जाएगा, तो कहाँ पाए जाएंगे? क्रोमोजोम में इस हिस्से में पाए जाएंगे, ये वाले हिस्से में। अब मैं ये बोल रहा हूं कि फैकल्टेटिव क्या है भाई? तो है तो वो यूक्रोमेटिन, उसके पास जीन है, लेकिन उसको के एक्सप्रेशन को बंद करने के लिए इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, इस पोर्शन को इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि इसका एक और कॉपी मेरे पास है। तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का जो एग्जाम्पल होगा वो मेरा क्या होगा बाबू? बार बॉडी। फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव ध्यान सुनना मेरी बात, फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एग्जाम्पल हमारा बार बॉडी होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव का एग्जाम्पल होगा सेंट्रोमियर वाला और टीलोमियर वाला हिस्सा। तो मेरे को लग रहा है कि ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ दिक्कत होगा तो बाबू मेरे से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो उससे उसको लेके आप बात कर सकते हो। मैं समझता हूँ दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं फिर आपको बताने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे और कुछ अच्छे वीडियो बनाने का एंथुसियाज्म मिलेगा, या मैं बोल सकता हूँ एक्साइटेड हो जाऊंगा बनाने के लिए आप लोगों के लिए, कि चलो और एक वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चों को का कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो।